नमस्कार सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको बहते हुए जल अर्थात नदी के कार्य और उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने अपक्षय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे नदी के कार्य और उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। तो ये जो वीडियो है वो 3 पार्ट्स में बनाया गया है। तो पूरे टॉपिक को विस्तृत रूप से समझने के लिए आपको इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो नदी के कार्य के बारे में जानने से पहले हमें नदी कहते किसको हैं या सरिता किसको कहते हैं इसके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। तो भूतल पर समतल स्थापक बलों में बहते हुए जल का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यदि हम बात करें कि अंतर्जात बल द्वारा जो विषमताएं उत्पन्न की जाती है उसके पश्चात जो बहिर्जात बल होते हैं वो उन विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जिसको कहते हैं समतल स्थापक बल। उसमें जो नदी होती है उसका कार्य जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्षा का जल जो धरातल पर किसी न किसी रूप में बहने लगता है उसे वाही जल कहते हैं। तो वर्षा का जल जो होता है वो यदि धरातल पर किसी भी रूप में बहे तो उसको हम वाही जल कहते हैं। जब वाही जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहते हैं। तो जो वाही जल होता है एक निश्चित ऊंचाई से निश्चित ढाल में और गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ऊपर से नीचे की तरफ या ऊंचाई से निचले भाग की तरफ प्रवाहित होता है तो उसे हम सरिता कहते हैं। नदियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदियां जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। उसमें है स्थायी नदी जो स्थायी रूप से लगातार बहती रहती है। अस्थायी नदी वो अस्थायी रूप से बहती है। आंतरिक नदी जो होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहती है। और अल्पकालिक नदियां जो होती है वो वर्षा के समय ही कुछ टाइम के लिए बहती हैं। तो इस प्रकार से नदियां जो होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य जो है वो 3 रूपों में करती है, जिसे त्रिफल कार्य या त्रिपद कार्य भी कहा जाता है। तो जो त्रिफल कार्य या त्रिपद कार्य है जो नदियां 3 रूपों में कर रही हैं उसमें जो कार्य है वो प्रमुख रूप से है अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। यानी जो नदियां हैं वो अपर्दन का कार्य भी करती है, अपर्दित पदार्थ को परिवहित भी करती है और जब नदी का वेग कम हो जाता है तो उस पदार्थ को वो निक्षेप भी करती है। तो इस तरह से जो नदियां हैं वो 3 रूपों में कार्य करती है। ये जो त्रिफल कार्य या त्रिपद कार्य है इसके बारे में बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि नदी के जो त्रिपद कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये कार्य हैं अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप। अब हम बात कर रहे हैं नदी के अपर्दन का कार्य किस तरह से संपन्न होता है। तो नदी का सर्वप्रथम कार्य भूपटल का अपर्दन करना है। तो नदी का जो पहला कार्य है वो है भूपटल का अपर्दन करना। सैलीबरी ने बताया कि नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल को सागर तक ले जाया जाना है। तो ये जो परिभाषा दी है वो सैलीबरी ने दी है और ये बताया गया है कि नदी का जो प्रमुख कार्य है वो एक कार्य ये है कि स्थल भाग को वो सागर तक ले जाती है। अर्थात स्थल भाग से जो अपर्दित पदार्थ होता है उसको ले जाकर के सागर में जमा कर देती है। नदियां अपर्दन का कार्य जो होता है वो 2 रूपों में करती है। एक तो नदी का जल घाटी की तली यानी किनारों को काटता है
और दूसरा जो नदी के साथ सम्मिलित पदार्थ होते हैं वो भी अपर्दन का कार्य करते हैं। तो नदियां जो है अपर्दन का कार्य दो रूपों में करेगी, घाटी या तली को भी काटेंगी और साथ साथ में जो उसमें सम्मिलित पदार्थ होता है वो भी अपर्दन का कार्य करता है और वो आपस में भी पदार्थ टकरा करके छोटे होते रहते हैं। नदी अपर्दन के सिद्धांत के बारे में यदि बात की जाए तो नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल तथा वेग एवं उसमें स्थिति नदी के बोझ या अवसाद भार पर आधारित होता है। तो जो अपर्दन का कार्य होता है वो नदी के ढाल पर निर्भर करता है, नदी का वेग कितना है और नदी जो बह रही है उसमें अवसाद भार या अपर्दित पदार्थ जो है वो कितनी मात्रा में है। यदि नदी का ढाल कम है, नदी का वेग कम है और अवसाद की मात्रा अधिक है तो नदी जो है अपर्दन का कार्य कम करेगी, और यदि नदी का ढाल अधिक है, वेग भी अधिक है और बोझ की मात्रा कम है तो नदी जो है वो अपर्दन का कार्य अधिक करती है। नदी के अवसाद भार के अंतर्गत ग्रेवल, रेत, सिल्ट और क्ले को शामिल किया गया है। तो नदी के साथ जो पदार्थ बहते हैं उसमें सभी हैं ग्रेवल, रेत, सिल्ट और क्ले, सभी को उसमें शामिल किया गया है। इन सब को सम्मिलित रूप से हम अवसाद भार कहते हैं। ग्रेवल के अंतर्गत बोल्डर जिनकी साइज होती है 256 मिलीमीटर, कोबुल जिनकी साइज होती है 64 से 256 मिलीमीटर, पेबुल जिनकी साइज होती है 4 से 64 मिलीमीटर और ग्रेन्यूल जिनकी साइज होती है 2 से 4 मिलीमीटर, ये सभी जो होते हैं वो ग्रेवल के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इनकी साइज के बारे में भी पूछा जाता है कि जो बोल्डर होते हैं उनकी साइज कितनी होती है, कोबुल की साइज क्या होती है, पेबुल की साइज क्या होती है और ग्रेन्यूल की साइज जो होती है वो क्या होती है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इनकी साइज के बारे में भी पूछा जाता है। नदी में बोझ की मात्रा जितनी अधिक होगी उसके द्वारा अपर्दन भी उतना अधिक होगा, परंतु यह तथ्य सर्वत्र सत्य नहीं है, क्योंकि जब नदी में बोझ की मात्रा बढ़ जाती है तो उस पदार्थ को परिवहित करने के लिए उसमें शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है और उस समय नदी का वेग जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए वास्तव में प्रत्येक नदी में अधिकतम भार ग्रहण करने तथा उसको ढोने की एक निश्चित सीमा होती है। तो जो प्रत्येक नदी होती है वो अपने वेग के अनुसार जो होता है भार को ग्रहण करने और उसको ढोने की, यानी उसको अपने साथ में परिवहित करने की उसकी एक सीमा होती है। इस सीमा से ज़्यादा यदि अधिक पदार्थ होता है तो नदी जो है उस पदार्थ को अपने साथ बहाकर या परिवहन करके ले जाने में असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपर्दन की मात्रा कम होने लगती है और नदी उस पदार्थ का जो है निक्षेपण कार्य करने लगती है और उस समय नदी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो यदि नदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भार अर्थात अधिकतम भार का वहन करती है तो अपर्दन का कार्य जो होता है वो नगण्य हो जाता है, क्योंकि अधिक भार के कारण नदी के वेग में शिथिलता आ जाती है। तो अपर्दन के लिए आवश्यक है कि उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस नदी में परिवहित करने वाले पदार्थ होने चाहिए, जब भी अपर्दन का कार्य अधिक होगा। और यदि उसकी सीमा से अधिक पदार्थ हैं तो अपर्दन का कार्य समाप्त हो जाएगा, वहां पर निक्षेप का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अपर्दन तथा नदी के भार के बीच में कुछ संबंध होते हैं जिनको हम अभी देख रहे हैं कि नदी में अवसाद भार या बोझ के अभाव में अपर्दन कम होता है। तो नदी में जो अवसाद भार है और बोझ है उसका भी होना आवश्यक है। यदि वो नहीं है, साथ में ड्रिलिंग टूल्स उसमें नहीं है, तो अपर्दन का कार्य जो होगा वो कम होगा। और यदि आवश्यकता से अधिक बोझ है तो भी अपर्दन का कार्य नहीं होता है। अधिकतम अवसाद भार या बोझ होने पर भी जो अपर्दन का कार्य होता है वो कम हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि जो अवसाद भार है
ना तो उसका अभाव होना चाहिए और ना ही वो अधिक मात्रा में होने चाहिए, तभी जो होता है नदी के द्वारा अपरदन कार्य होता है। इन दोनों अवस्थाओं के बीच की दशा में अपरदन सर्वाधिक होता है। इस अवस्था के पूर्व अपरदन बढ़ता है और इसके पश्चात घटता है। इसे अपरदन का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। तो अपरदन का सामान्य सिद्धांत यही कहता है कि अवसाद भार या बोझ का जो अभाव है वो भी नहीं होना चाहिए और जो अवसाद भार या बोझ है वो अधिक भी नहीं होना चाहिए। नदी की क्षमता के अनुसार यदि जो बोझ है तो अपरदन का जो कार्य है वो अधिक होगा। यही कहलाता है अपरदन का सामान्य सिद्धांत। नदी के अपरदन को प्रभावित करने वाले अन्य और भी कारक हैं, जैसे कि नदी का वेग तथा जलमार्ग की ढाल या प्रवणता। तो अभी हमने देखा कि नदी का जो बोझ है वो अपरदन को प्रभावित करता है, उसके साथ साथ में नदी का वेग और जो जल मार्ग यानी जिस मार्ग पर नदी बह रही है उसकी ढाल प्रवणता कैसी है, उस पर भी नदी का अपरदन कार्य निर्भर करता है। साधारण रूप में नदी के वेग तथा अपरदन शक्ति में वर्ग का अनुपात होता है, जिसे कि निम्न सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो जो अपरदन की शक्ति होती है उसको निम्न सूत्र के द्वारा हम दर्शा सकते हैं कि अपरदन की शक्ति जो होती है नदी के वेग के स्क्वायर के बराबर होती है या वर्ग के अनुपात में होती है। यानी कि नदी का वेग जो है वो 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो अपरदन की शक्ति होती है वो 4 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 की स्क्वायर होती है। नदी का वेग यदि डबल कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर 2 अर्थात 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से यदि नदी के वेग को चौगुना कर दिया जाए तो जो उसकी अपरदन शक्ति होती है वो 16 गुनी हो जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं नदी के अपरदन के रूप के बारे में कि नदी द्वारा अपरदन कार्य जो मुख्य रूप से होता है वो 2 तरह से हो सकता है। उसमें पहला है रासायनिक अपरदन और दूसरा है यांत्रिक अपरदन। तो रासायनिक रूप से नदी अपरदन कार्य कर सकती है और दूसरा है यांत्रिक रूप से नदी जो है अपरदन का कार्य कर सकती है। रासायनिक अपरदन का कार्य सामान्य रूप से घोलीकरण द्वारा होता है। तो यदि हम अपरदन की बात करें तो जो रासायनिक अपरदन है उसमें घोलीकरण की क्रिया को शामिल किया गया है और यांत्रिक अपरदन में अपघर्षण, जल गति क्रिया और सनी घर्षण को शामिल किया गया है। इसमें जो यांत्रिक अपरदन होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो नदी के जो अपरदन के रूप होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, रासायनिक अपरदन और यांत्रिक अपरदन। रासायनिक अपरदन में सिर्फ घोलीकरण की क्रिया को शामिल किया जाता है और यांत्रिक अपरदन में अपघर्षण, जल गति क्रिया, सनी घर्षण आदि सभी क्रियाओं को शामिल किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं घोलीकरण के बारे में। तो नदी के बहते हुए जल के संपर्क में जब चट्टानें आती हैं तो चट्टानों का जो घुलनशील पदार्थ होता है वो उनके साथ में घुल जाता है और उस चट्टान से वो अलग होकर के जल के साथ में मिल जाता है। तो यहाँ जो ऐसे पदार्थ ही घुलेंगे जो घुलनशील योग्य होंगे। जो घुलने वाले पदार्थ होंगे पानी के संपर्क में आने पर वो घुल करके चट्टान से अलग हो जाते हैं और जल के साथ में चले जाते हैं। यही क्रिया कहलाती है घोलीकरण। कार्बोनेशन की क्रिया द्वारा चट्टान का अधिकांश घुलनशील तत्व उनसे अलग होकर नदी में बहने लगता है। तो इससे पहले जब हमने अपक्षय पढ़ा था उसमें अपक्षय का जो लेसन हमने पढ़ा था उसमें हमने कार्बोनेशन के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही चूने की चट्टानों को हम पानी के संपर्क में वो आती है या फिर चूने के पत्थर को यदि हम पानी में डालते हैं तो वो घुलने लगता है। तो भूमिगत जल द्वारा भी चट्टान से जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जल स्रोत द्वारा ऊपर आकर सरिता से मिल जाते हैं। तो कार्बोनेशन की क्रिया में हमने देखा था कि जो चूने का पत्थर है वो जल के संपर्क में आने से वो घुल जाता है।
यदि अपघर्षण की बात करें, अपघर्षण एक प्रकार का यांत्रिक अपरदन की क्रिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि भी नदी के भार के रूप में चलते हैं। अभी हमने बात करी कि नदी के भार में जो ग्रेवल, पेबुल, कोबुल सभी शामिल होते हैं, मिट्टी भी शामिल होती है। इन पदार्थों के संपर्क में आने से क्या होता है, जो नदी की तली की जो चट्टानें होती है उनमें घर्षण और टूट फूट की क्रिया होती है। यही क्रिया कहलाती है अपघर्षण की क्रिया। अपघर्षण की मात्रा तथा रूप नदी बोझ के पदार्थों के गुणों पर आधारित होता है। यानी नदी के साथ जो पदार्थ परिवहित हो रहे हैं, जिसको हम बोझ कह रहे हैं, उसमें जो पदार्थ हैं वो किस तरह के पदार्थ हैं उस पर आधारित होता है अपघर्षण की क्रिया। इसमें जो होता है गोलाश्म, कंकड़, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं वो छेदन यंत्र का कार्य करते हैं। जैसे कि हम ड्रिलिंग मशीन को जो काम लेते हैं तो इन पदार्थों को हम कहते हैं ड्रिलिंग टूल्स। ये जिस तरह से ड्रिल मशीन काम करती है उसी तरह से ये काम करते हैं, जो कि कंकड़ और पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये नदी की तली को काटते हुए या घिसते हुए चलते हैं या उसमें छेद करते हुए चलते हैं। यही क्रिया कहलाती है अपघर्षण। नदी की तली में भंवर के साथ पत्थर के नुकीले टुकड़े जो होते हैं वो ड्रिलिंग जो मशीन होती है, ड्रिल करने वाली जो मशीन होती है, छेद करने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन की तरह कार्य करते हैं, जिससे संकरे परंतु गहरे गर्त का निर्माण होता है। जिससे नदी की तली में क्या होता है, गहरे गर्तों का निर्माण होने लगता है। इन गर्तों को हम जलगर्तिका कहते हैं। और जलगर्तिका जो होती है लंबवत अपघर्षण द्वारा निर्मित एक मुख्य स्थलाकृति होती है। तो अपघर्षण की क्रिया में जो ड्रिलिंग टूल्स होते हैं उनका कार्य इंपॉर्टेंट होता है और वो ड्रिलिंग मशीन की तरह कार्य करते हैं, नदी की तली को काटने का या छेद करने का कार्य करते हैं। यही क्रिया कहलाती है अपघर्षण। लंबवत अपघर्षण नदी की तरुणावस्था में सबसे अधिक होता है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि लंबवत अपघर्षण जो होता है वो नदी की कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो लंबवत अपघर्षण जो है वो नदी की तरुणावस्था में सबसे अधिक होता है। अब हम बात कर रहे हैं सन्नी घर्षण के बारे में। सन्नी घर्षण में क्या होता है, जब अपघर्षण में जो ड्रिलिंग टूल्स या जो कंकड़ पत्थर जो टुकड़े होते हैं, जब वो नदी की तली को काटते रहते हैं तो साथ साथ में वो आपस में भी टकराते रहते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराने के कारण भी उनका साइज जो है वो छोटा होता जाता है। इस तरह से इन टुकड़ों की जो आपस में टूटने की क्रिया है या घर्षण की जो क्रिया है उसको कहते हैं सन्नी घर्षण। तो नदी के साथ कंकड़ पत्थर आदि जो होते हैं वो अवसाद के रूप में चलते रहते हैं और इनका जो कार्य होता है वो दो रूपों में होता है। एक तो ये क्या करेंगे, नदी की घाटी के किनारे और तली को काटते रहेंगे। दूसरा, ये टुकड़े जो हैं वो आपस में भी टकराते रहते हैं जिससे उनका साइज छोटा होता रहता है। इस तरह टुकड़ों की आपस में जो रगड़ या घर्षण या टूटने की क्रिया होती है वही कहलाती है सन्नी घर्षण। सन्नी घर्षण द्वारा कंकड़ अत्यधिक महीन तथा बारीक हो जाते हैं, जिनका परिवहन जो होता है वो आसानी से होता है। क्योंकि ये जो टुकड़े हैं वो बारीक हो जाएंगे तो बारीक पदार्थ जो होता है वो आसानी से नदी के साथ में परिवहित हो जाता है। अगली क्रिया है जल गति क्रिया। जल गति क्रिया में जो होता है जल का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस क्रिया द्वारा अपरदन में केवल जल का ही सहयोग होता है। जल यांत्रिक ढंग से मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को धक्के द्वारा ढीला और कमजोर करता रहता है, जिससे वो जो चट्टान के साथ में से अलग हो जाते हैं और उनको साथ में ये बहा करके ले जाता है। और इस क्रिया में जो जल का वेग होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो जल गति क्रिया द्वारा यदि हम अपरदन की बात करें तो ये एक प्रकार की यांत्रिक क्रिया है और इसमें जल का ही जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जल का वेग जितना अधिक होगा जल गति क्रिया उतनी ही
ज़्यादा होगी, या ऐसे कह सकते हैं जल गति क्रिया द्वारा अपरदन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम बात कर रहे हैं नदी के आधार तल या बेस लेवल के बारे में कि नदी कहाँ तक अपरदन कार्य कर सकती है। तो प्रत्येक नदी के लंबवत अपरदन की एक अंतिम सीमा होती है, जिसके बाद पुनः अपरदन जो होता है वो संभव नहीं होता है। इस सीमा को नदी का आधार तल या निम्नतम स्तर तल या बेस लेवल कहते हैं। तो नदी का जो लास्ट सीमा होती है उसके आगे जो होता है वो लंबवत अपरदन जो होता है वो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये जो लास्ट तल होता है उसी को कहते हैं आधार तल या निम्नतम स्तर कहते हैं। पॉवेल ने 1875 में आधार तल की अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। पॉवेल के अनुसार सागर तल मुख्य आधार तल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि नदियां जो हैं वो लास्ट में जाकर के गिरती है समुद्र में, इसलिए जो सागर तल होता है वही मुख्य आधार तल होता है, यानी उस तल तक नदियां अपरदन का कार्य कर सकती हैं। आधार तल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य या चरम या स्थायी आधार तल, अस्थायी आधार तल, और तीसरा होता है स्थानीय आधार तल। सामान्य, चरम या स्थायी आधार तल से तात्पर्य है कि नदियां जाकर के समुद्र में गिरती है, तो समुद्र या सागर तल जो होता है वो उनका मुख्य आधार तल होता है। अस्थायी आधार तल होता है, कई बार कुछ नदियां जो होती है कुछ पर्टिकुलर झील में जाकर के गिरती है और वापस उससे पुनः निकल जाती है, तो उस समय जो आधार तल बनता है वो अस्थायी आधार तल बनता है। और स्थानीय आधार तल होता है कि नदियां जहां पर बहती है या जिस आधार तल पर बहती है या जिस स्थानीय तल में जाकर के वो गिरती है वो कहलाता है स्थानीय आधार तल। तो इस तरह से जो नदी के आधार तल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि नदियों के जो आधार तल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जब नदी अपरदन का कार्य करती है तो उसके साथ साथ में परिवहन का कार्य भी करती है। ये दूसरा नदी का कार्य है। अभी हमने पहले पढ़ा था नदी के त्रिपद कार्य या त्रिफल कार्य होते हैं, उसमें पहला अपरदन, दूसरा है परिवहन। नदियां अपरदन द्वारा प्राप्त चट्टान, चूर्ण या मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है, इसी को कहते हैं परिवहन। यानी जो अपरदित पदार्थ है उसको अपने साथ में वो बहा करके ले जाती है, और बहा करके ले जाने की क्रिया ही कहलाती है परिवहन क्रिया या परिवहन कार्य। नदी के परिवहन शक्ति की एक सीमा होती है, जिससे अधिक बोझ होने पर नदी उसको ढोने में असमर्थ होती है और निक्षेप करने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नदी को अपने साथ में जो अपरदित पदार्थ है उसको बहा करके ले जाने की एक कैपेसिटी होती है। यदि उस कैपेसिटी से अधिक पदार्थ उसके अंदर मौजूद है तो वो उसका निक्षेप करने लगती है। नदी की परिवहन शक्ति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो 2 कारक हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है, जिसमें नंबर 1 है बोझ के पदार्थ का आकार, यानी जो बोझ या जिस पदार्थ को वो परिवहित कर रही है उसका साइज या उसका आकार कैसा है, और नदी का वेग कैसा है। यदि नदी का वेग कम है तो वो अपने साथ में परिवहन जो है वो कम पदार्थों को कर पाएगी, और ये पदार्थ जो है उसका आकार भी यदि बड़ा है तो भी वो अपने साथ में उनको परिवहन करने में असमर्थ होती है। गिलबर्ट महोदय ने नदी के वेग तथा नदी की परिवहन शक्ति के संबंध के आधार पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि छठी शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, या गिलबर्ट ने जो नदी की परिवहन शक्ति को समझाने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो है गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि यदि नदी की परिवहन शक्ति नदी की वेग की शक्ति के
जो छठी शक्ति के अनुपात में होता है, अर्थात यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो परिवहन की शक्ति जो होती है उसकी 64 गुना हो जाती है। अर्थात यदि नदी का वेग डबल हो जाए तो जो उसको परिवहन करने की शक्ति है वो 64 गुना हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि नदी के वेग को दुगना होने पर परिवहन किए जाने वाले बोझ का जो भार होता है वो 64 गुना हो जाएगा। अर्थात पहले से 64 गुना अधिक भार नदी परिवहन कर सकती है। इसको हम इस सूत्र से समझ सकते हैं कि परिवहन शक्ति समानुपाती है नदी की वेग के 6 पावर के, यानी कि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो परिवहन करने की जो शक्ति है वो 64 गुना हो जाती है। यही कहलाता है गिलबर्ट का छठी शक्ति का सिद्धांत, जिसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब नदियां बोझ या अवसाद भार के परिवहन के रूप में किस तरह से कार्य करती है, यानी जो परिवहित किए जाने वाला पदार्थ है वो किस किस तरह से नदी के साथ में परिवहित हो सकता है। नंबर 1 है कर्षण या लुढ़क कर, वो पदार्थ लुढ़क कर जा सकता है। दूसरा है उत्परिवर्तन क्रिया द्वारा, तीसरा है लटक कर और चौथा है घुलकर। इन 4 क्रियाओं द्वारा जो अवसाद भार है वो नदी के साथ में परिवहित हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कर्षण द्वारा किस तरह से वो पदार्थ परिवहित होता है। जब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए चलते हैं तो इस क्रिया को कर्षण कहते हैं। तो कर्षण क्रिया द्वारा लुढ़क लुढ़क कर वो पदार्थ आगे की तरफ बढ़ता है या परिवहित होता है। दूसरी क्रिया है उत्परिवर्तन द्वारा। इस विधि में चट्टानों के टुकड़े जल के साथ नदी की तली पर उछल उछल कर स्थानांतरित होते हैं और उछलने या फुदकने की जो क्रिया होती है वो बहुत ही मंद होती है। इस विधि से परिवहन की क्रिया को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यदि लुढ़क कर चलते हैं तो वो क्रिया कहलाती है कर्षण क्रिया, और उछल उछल कर चलते हैं तो वो क्रिया कहलाती है उत्परिवर्तन की क्रिया। तीसरी प्रकार की क्रिया है लटक कर। यह सामान्य नियम है कि जल में प्रत्येक वस्तु का जो भार होता है वो कम होता है। तो ये साइंस का नियम है कि जो प्रत्येक वस्तु का जल में भार होता है वो कम होता है। जब शैल कण चट्टानों से अलग होकर नदी के जल में गिरते हैं तो प्लवनशीलता के कारण उसके भार में कमी आ जाती है। इस क्रिया के कारण जो मध्यम श्रेणी के टुकड़े होते हैं वो लटके रहते हैं और जल धारा के साथ में दूर दूर तक बह जाते हैं। इस विधि को कहते हैं लटकन विधि। और चौथी विधि है घुलकर। इसमें जो पदार्थ होते हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं और घुल करके उस चट्टान के साथ में अदृश्य रूप में बहते हुए चलते हैं। तो इन 4 क्रियाओं के द्वारा परिवहन कार्य होता है। इसी के साथ इसका भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी का धन्यवाद।